सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज 9th क्लास के सभी बच्चे अपनी पुस्तक क्षितिज से चौथा अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद के लेखक हैं जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। कहाँ हुआ? नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्रधानाध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है: डोला बीबी का मजार, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। अपने लंबे राजनैतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित प्रशंसित हुई है। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है, जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया है। मतलब वो है उसका संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छू लेती है। अब अध्याय को देखेंगे बेटा। सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। हुजूम झुंड किसका? पक्षियों का। खूबसूरत, बहुत सुंदर। वादी, वादियाँ। क्या होता है वादी? घाटी, फूलों की घाटी, अनेक सुंदर सुंदर घाटियाँ। और किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको रोक सके। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है, अलग है। भिन्न मीन्स अलग है। भीड़ भाड़ जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। पलायन मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आब
सारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं, जिज्ञासु रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? तो ये एहसास की यह ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। जो मतलब ये बताया गया है कि सालिम अली वह इंसान है जो पक्षियों के गीत को अपने हृदय के तारों से सुनते हैं। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण के वृंदावन में रसाल यानी रसीला रची थी, रासलीला, सॉरी बेटा, पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छां में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू क्या है, और संगीत का जादू वहाँ सबको उस माहौल से भर देगा, वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र की सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी। जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ होगा, लेकिन एकांत अक्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी, मतलब फैली थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभव के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली
को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पहली बूंद, जो कि एक मिट्टी पर जब बारिश की पहली बूंद पड़ती है तो मिट्टी से खुशबू आती है, सौंधी सी, जिसे कहते हैं सुगंधित खुशबू। मिट्टी की सुगंधित खुशबू यानी सौंधी खुशबू। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में, मेरे हृदय में हर जगह समाया है, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभव को शब्दों का जामा पहनाना। वह उसके बारे में नहीं लिख सकती, नहीं बता सकती। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं, यानी उनकी खोज में ही निकले हैं, और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम है। सालिम अली, तुम कब लौटोगे? सालिम अली, तुम कब लौटोगे? बेटा, पक्षियों, इस पाठ में बताया है कि पक्षियों के प्रति मनुष्य का कैसा प्रेम है और हमें कितना प्रेम रखना चाहिए। पक्षी सब बातों को समझते हैं और मनुष्य भी उनके द्वारा की गई बातों को समझ सकते हैं। अब आप इस अध्याय के प्रश्न उत्तर देखेंगे। किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? बचपन में एक बार मामा की दी हुई एयर गन से सालिम अली ने एक गौरैया का शिकार किया। मामा से गौरैया जानकारी मांगनी चाहिए तो उन्हें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS जाने के BNH
BNHS से इन्हें गौरैया की पूरी जानकारी मिली। जाने के लिए जब उन्हें कहा गया तो वह जानकारी उन्हें वहां से मिली। उसी समय सालिम अली ने मन में पक्षियों के जानने की इतनी उत्सुकता जगी। किसके मन में? सालिम अली के जगी कि उन्होंने पक्षी विज्ञान को ही अपना करियर बना लिया। प्रश्न नंबर 2 देखें बेटा। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई? आपने सुना है चौधरी चरण सिंह का नाम, उन्हीं के बारे में बताया गया है। एक दिन सालिम अली प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों का खतरा मंडरा रहा था। वहां का पर्यावरण दूषित हो रहा था। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को वातावरण की सुरक्षा का ध्यान था। पर्यावरण के दूषित होने के खतरे के बारे में सोचकर उनकी आंखें नम हो गई, आंखों में पानी आ गया। प्रश्न नंबर 3। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? उत्तर देखे बेटा। लॉरेंस का व्यक्तित्व बिल्कुल साधारण तथा इतना खुला खुला सा था कि उनके बारे में किसी से कुछ छिपा नहीं था। इसीलिए फ्रीडा कहती है कि लॉरेंस के बारे में एक गौरैया भी ढेर सारी बातें बता सकती है। प्रश्न नंबर 4 देखें। आज से स्पष्ट कीजिए। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा न गा सकेगा। कैसे गाएगा? ग सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय क्या बने? अथाह सागर बनकर उभरे थे। अब इनके उत्तर देखेंगे। क्या का उत्तर है? लॉरेंस का जीवन बहुत सीधा साधा, प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी। सालिम अली का व्यक्तित्व भी लॉरेंस की तरह ही सुलझा तथा सरल था। ख का उत्तर देखें। यहाँ लेखक का आशय है कि मृत व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकता। मृत व्यक्ति को कोई जीवित नहीं कर सकता। हम चाहे कुछ भी कर लें पर उसमें प्राण नहीं डाल सकते। क्या नहीं कर सकते? उसमें हरकत नहीं ला सकते। ग का उत्तर देखें। टापू बंधन तथा सीमा का प्रतीक है और सागर की कोई सीमा नहीं होती। उसी प्रकार सालिम अली भी बंधन से परे हैं, मुक्त हैं और ऐसा कर कर ही वह अपनी खोज करते हैं। उनकी खोज की भी कोई सीमा नहीं है। प्रश्न नंबर 5 देखें। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। यानी ये जो पाठ आया है लेखक इसमें कहता है कि इसकी भाषा शैली कैसी है वो बताना है। तो इनकी शैली चित्रात्मक है। पाठों को पढ़ाते हुए इसकी घटनाओं का चित्र उभर कर हमारे सामने आया है। कैसे? इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। ये उत्तर है। विशेषताएं 4 नंबर में दी गई है, इसको कीजिए। फिर ये प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कीजिए। प्रकृति प्रेमी सालिम अली एक विचारशील व्यक्ति थे। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। उनका जीवन काफी रोमांचकारी था तथा उनका स्वभाव भ्रमणशील था। कभी भी किसी भी वक्त वे पक्षियों के बारे में पता करने निकल जाते थे। प्रश्न नंबर 7 देखें। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। यानी आपको इस पूरे अध्याय को पढ़कर
अपने विचार लिखने हैं, अपने विचारों को बताना है। देखे बेटा, उत्तर देखें। यह रचना लेखक जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सालिम अली की याद में लिखा गया संस्मरण है। यह रचना लेखक जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सालिम अली की याद में लिखा गया संस्मरण है। पाठ के पढ़ाते हुए यानी पाठ को पढ़ाते हुए इसका शीर्षक सांवले सपनों की याद अत्यंत सार्थक प्रतीत हुआ है। लेखक का मन अपने मित्र से बिछड़कर दुख से भर जाता है, अतः वे उनकी यादों को ही अपने जीवन में जीने का सहारा बना लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखें। प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति पिता को भी व्यक्त करता है। सॉरी बेटा, प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? आंसर, जैसे पर्यावरण दूषित होता है तो आप उसे बचाने के लिए कैसे योगदान दे सकते हैं। नंबर 1, वायु को शुद्ध रखने के लिए हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं। नंबर 2, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास का स्थान साफ सुथरा रहे, इसके लिए हमें कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 3, जल को प्रदूषित होने से रोकना चाहिए, उसे दूषित नहीं होने देना चाहिए। नंबर 4, तेज आवाज को रोककर हम ध्वनि प्रदूषण से रोक सकते हैं। ये बेटा इसका कार्य हो गया, आप इसको पूरा करेंगे और स्वच्छता के साथ पूरा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।